अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल साले और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स का लिंक मौजूद है। आप वहां से चैप्टर 1 को कंप्लीट लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास वो है हमारे पास नंबर सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट को डिस्कस करते हैं कि सेट क्या होता है। सेट जो होता है हमारे पास बेसिकली इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो है ना क्या होती है, हमारे पास कलेक्शन होती है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड a set is a well defined collection of well defined collection of distinct objects। ठीक है, कि एक सेट जो होता है वो हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दो चीज़ें आपने नोट करनी है, एक हमारे पास है वेल डिफाइंड और एक हमारे पास है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट का ये मतलब है कि तमाम के तमाम सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपीट नहीं होगा। और उसके बाद वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि कोई भी अगर सेट हम बात कर रहे हैं कि ये सेट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना हम इस बात का जो है ना इस बात को प्रूफ कर सकें या इस बात का जो है ना हम यकीन कर सकें कि कौन सा एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा और कौन सा एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो वेल डिफाइंड के मतलब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको वेल डिफाइंड की समझ आ सके। ठीक है, तो हम एक सेट लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल set of all intelligent students of class 10। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब इसमें जो है ना इंटेलिजेंट जो टर्म है ना ये हमारे पास कोई डिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, हम इसकी बेस पे नहीं कह सकते कि कौन सा स्टूडेंट जो है ना इस सेट के अंदर फॉल करेगा और कौन सा स्टूडेंट जो है इस सेट के अंदर फॉल नहीं करेगा। ठीक है, अब एक और सेट लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स whose marks are more than 70%। तो अब ये जो सेट होगा, ठीक है, इसके अंदर अब हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर वो वाले स्टूडेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, जिनके नंबर 70% से ज़्यादा होंगे। तो इसको हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉल करेंगे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि अगर कोई भी सेट हम जो है ना बात करते हैं कि ये सेट है, तो वो सेट तब होगा कि अगर हम उसके बारे में ये बता सकें कि कौन सा एलिमेंट इसमें होगा और कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद किसी भी सेट के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर या एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सॉरी, ये हमारे पास होगा मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सॉरी, ग्रुप नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स की तो हमारे पास सर्टेन कंडीशंस होती है, तब उसके बाद जो है ना एक सेट जाकर ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सेट की, तो इसका मतलब ये है कि सेट के एलिमेंट्स और
मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सेट के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसका क्या होगा, मेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट्स को डिनोट करने के जो है ना, सेट हम जो है ना डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी से, ठीक है। कोई भी सेट होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी वगैरह से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स होते हैं, हम ज़रा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो मेथड है दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव मेथड, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव मेथड। द डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है कि हम वर्ड्स के अंदर जो है ना किसी भी सेट को राइट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। किसी भी सेट को हम क्या करते हैं, वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वावल्स का जो है ना, इंग्लिश के अंदर वावल्स का अगर सेट है, ठीक है, ए या यू जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, वावल्स, ठीक है। तो उनका जो सेट है हम उसको अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल वावल्स, the set of all vowels in English alphabets, in English alphabets, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो हमारे पास वावल्स हैं उन तमाम का जो है ना हमारे पास क्या है, सेट है, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा, डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड जो बेसिकली हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है कि सेट को हम जो है ना वर्ड्स की फॉर्म में लिखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेबुलर मेथड। तो टेबुलर मेथड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो हम सेट को लिखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, ठीक है, टेबुलर मेथड। सो टेबुलर मेथड हमारे पास क्या होता है, इस मेथड के तहत हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ऊपर हमने एग्जांपल ली थी सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसी को हम जो है ना सेट ए का नाम देते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और तमाम को लिखेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल, टेबुलर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को जो है ना लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे वावल्स के अंदर सबसे पहला है हमारे पास ए, दूसरा हमारे पास है ई, एंड देन आई, ओ एंड यू, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टेबुलर मेथड, ठीक है, कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर के तमाम एलिमेंट्स को एनलिस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो है, लास्ट वन है, दैट इज सेट बिल्डर मेथड, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड, तो सेट बिल्डर मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक लेटर यूज़ करते हैं जो कि किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को जो है ना रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ जो है ना हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो कि तमाम के अंदर कॉमन होती हैं, ठीक है, जो तमाम के अंदर कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या हैं, वावल्स हैं, ठीक है, क्या हैं, वावल्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड के अंदर हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, एक हम क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी सैम्पल असाइन करते हैं किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या लिखते हैं, उनकी जो है ना कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं हम उनको लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट सॉरी सेट ए, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि आर्बिट्ररी एक्स हमारे पास क्या है, इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट। अब एक्स क्या है, इन तमाम के अंदर जो है ना, ये तमाम एलिमेंट्स जो है 5, इनके अंदर कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, वावल्स हैं, ठीक है। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज़ द वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। एक्स इज़ द वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, वो प्रॉपर्टी जो कि बाकी तमाम एलिमेंट्स के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन जो थे ये सेट को डिनोट करने के मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर के बेसिक सेट होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, होल नंबर का सेट क्या होता है, उसके बाद इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ रैशनल नंबर, और फिर इरेशनल नंबर आ जाते हैं, और देन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर, एंड देन सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। फिलहाल हम इनको लिखते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इन तमाम नंबर्स का जो सेट है वो हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर, अगर इन्हीं में हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाएंगे, -1 -2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर का सेट ऑफ और रैशनल, और सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स का हमें पता है कि वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, और पी और क्यू जो हमारे पास होता है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में, कि इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स है, तो एक्स क्या होगा कि एक्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, वेयर P and Q belongs to integers and Q is non-zero। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो है हमारे पास इसका उल्ट होता है। ठीक है, यानी कि x सच दैट x डज नॉट इक्वल्स टू पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और बाकी ये चीज़ें सेम आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास जो होता है, हमने पढ़ा था कि क्या होता है, इन दोनों की यूनियन होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों की जो यूनियन होगी हमारे पास वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स जो होते हैं कि अगर दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो, ठीक है, और जो एलिमेंट्स हों वो भी सेम हो। ठीक है, एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट सेम हो। ठीक है, एक जैसे एलिमेंट्स हो। ठीक है, यानी कि एक के अंदर अगर हमारे पास 1 2 3 है तो दूसरे के अंदर भी 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, और एग्जैक्टली 1 2 3 ही होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि वो क्या हैं, दोनों सेट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। 1 2 3 हमारे पास नेचुरल नंबर्स के एक सबसेट है, इसको हम नाम देते हैं ए का, और एक है हमारे पास 1 2 3 बी सेट है, और एक हमारे पास है सी जो कि हमारे पास है 1 2, और एक हमारे पास सेट है डी जो कि हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे चेक करें आप
किसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या हो गया, बी की इक्वल हो गया। ए हमारे पास बी की इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 2 2 और 3 और 3, ठीक है। इधर हम एक और भी सेट लिख लेते हैं ई, ठीक है। उसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें आप कि 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। तरतीब बेशक चेंज हो, ठीक है, एलिमेंट्स की जो है ना तरतीब बेशक चेंज हो, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए हमारे पास क्या है, ई के बी इक्वल है, और बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है 1 2 और 3, और यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 हैं, तो इसका मतलब ए सी की इक्वल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह 1 2 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो डी और ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये थे हमारे पास इक्वल सेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट जो होते हैं हमारे पास, इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस सेट वो वाले सेट होते हैं कि जिनके एलिमेंट्स के दौरान हम के दरमियान हम 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकें, ठीक है। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है कि एक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्ड करे, ठीक है, कि एक एलिमेंट हमारे पास क्या करे, एक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्ड करे, तो तब हम बोलते हैं कि वो 1 1 हमारे पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हमारे पास पॉसिबल हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस सेट्स हैं, ठीक है। तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तभी पॉसिबल होती है कि जब हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तभी हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट जो है ना उसको हम एक एलिमेंट के साथ क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं सेट लेता हूँ, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ, वो हमारे पास है ई एफ जी एच। अब ये इनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। तो इक्वल नहीं हो गया। इसके बाद हमने चेक करना है कि इक्विवेलेंस सेट है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं ए को ई के साथ अगर लिंक करूँ, ठीक है, और बी को इसके साथ कंपेयर करूँ, सी को इसके साथ और डी को एच के साथ, तो ये 1 और 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंस सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है ए बी, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी और सी। अब यहाँ पे देखें ए अगर ए से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और बी बी से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो सी लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। सी जो है ना हमारे पास इधर सी किसी से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्विवेलेंस सेट नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस सेट के लिए ज़रूरी है कि दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो तो फिर हम बोलते हैं इक्वल सेट, और अगर सिर्फ तादाद सेम हो तो फिर हम बोलते हैं कि वो क्या है, इक्विवेलेंस सेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। Example number 1. Consider the sets natural number 1 2 3 होते हैं हमारे पास up to so on, and set of odd integers, ठीक है। odd integers कौन से होंगे, अब 1 3 5 7 इस तरह की, ठीक है, 1 3 7 up to so on, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि क्या 1 और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। 1 2 3 up to so on, और नीचे हम लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स दैट इज़ 1 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ओके, सो 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें मैं 1 को 1 से कॉरेस्पॉन्ड करूँ, 2 को 3 से कॉरेस्पॉन्ड करूँ, 3 को 5 से, तो इसका मतलब है 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है कि हर एलिमेंट के एन के हर एलिमेंट को मैं कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ ओ के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। क्या एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से मैं कॉरेस्पॉन्ड कर सकता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि हर एलिमेंट को अगर मैं
एक एलिमेंट से कंपेयर कर सकूं, तो फिर हमारे पास वो क्या होगी, वन 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 करेस्पॉन्डेंस होगी। ठीक है, वन वन करेस्पॉन्डेंस हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स और इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर क्या होता है किसी सेट का, ऑर्डर ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की जो तादाद होती है, एलिमेंट्स की तादाद को हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट सेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर किसी सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, ठीक है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ओके, तो क्या होता है हमारे पास सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। उसके बाद हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। और ये जो एम्प्टी सेट हमारे पास होता है इसको हम डिनोट करते हैं फाइ से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नल सेट। सॉरी, नल सेट भी यही होता है, एम्प्टी सेट और नल सेट एक ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिसको हम रीड कर सके पूरा, यानी कि हम बता सकें कि इसके अंदर कहाँ तक हमारे पास एलिमेंट, या जिसका ऑर्डर हम बता सकें। ठीक है, बेसिकली कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सेट्स यहाँ पे कुछ, फॉर एग्जांपल कि चले फाइनाइट सेट सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट मैं एक लिखता हूँ सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। ये जो एन है, अगर ये हमें पता हो, ठीक है, कि ये कोई फिक्स नंबर है यहाँ पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10 में लिखता हूँ, 11 12 13 14, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे अगर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये एंड हो रहा है बेसिकली। तो फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके जो हमारे पास कहीं पे एंड हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी ऐसा यहाँ पे हमें नंबर नहीं मिलता तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेट क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, उनको हमने क्या बोलना है, वो हमारे पास इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी देखें फाइनाइट सेट की, कि अगर हम इसको लिखें 1 2 3 9 9 9, तो ये हमारे पास अब हमें कोई यहाँ पे नंबर मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। और अगर मैं ये यहाँ पे लिखूँ उसके बाद इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट को हम इनफाइनाइट सेट
इनफिनाइट सेट हमारे पास किस किस्म के होंगे, जिनकी कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनफिनाइट सेट किसकी कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सबसेट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, ठीक है। द सबसेट ऑफ अ सेट, सो सबसेट क्या होता है, अगर कोई सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, और सेट ए का अगर हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो, तो हम बोलते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट, ठीक है। बात को समझना है कि अगर हमारे पास किसी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो, तो तब हम बोलते हैं कि जो सेट ए है वो हमारे पास क्या है, सेट बी का सबसेट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए दैट कंटेन्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और एक सेट बी है दैट कंटेन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ठीक है। यानी कि इसके अंदर पहले 10 नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर पहले 4 नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अब देखें 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या हो गया, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये जो हमारे पास सैम्पल है दैट डिनोट्स द सबसेट, ठीक है। सो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए कब होगा सबसेट बी का, कि जब ए के तमाम एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास क्या होंगे, बी के अंदर मौजूद होंगे। और अगर इस तरह का केस हो, ठीक है, कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी हमारे पास क्या है, तो ये जो हमारे पास है ये सुपर सेट को डिनोट करता है, यानी कि बड़ा सेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है, छोटा सेट, सुपर सेट क्या होता है, बड़ा सेट, ठीक है। तो ये जो सिंबल है हमारे पास क्या होता है, सुपर सेट का। तो बी सुपर सेट ऑफ ए या ए सबसेट ऑफ बी, ये दोनों एक ही बातें हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सबसेट है ए और बी, किसी सेट बी का जो है ना कोई सबसेट ए है, और अगर बी के एलिमेंट्स की तादाद जो है ना ए के एलिमेंट्स की तादाद से ज़्यादा है, तो फिर हम बोलते हैं कि ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। या हम ये अगर कहें कि अगर कोई भी सबसेट है हमारे पास ए किसी सेट बी का, और बी के एलिमेंट्स बी कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा है ए से या डिफरेंट है ए से, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, बी ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, और बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 7, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट डिफरेंट है इससे, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें आ रहे हों और ये हमारे पास एक ज़्यादा हो एलिमेंट, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ए हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट, और इसको हम डिनोट करते हैं, ये जो नीचे है हमारे पास है, ठीक है, हैश, इसको हमने नहीं लिखना तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इम्प्रॉपर कब होगा कि या तो वो हमारे पास कि वो अगर बी की इक्वल हो जाए, कि दोनों सेट अगर इक्वल हो, तो फिर हम बोलते हैं कि वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। कि अगर हमारे पास ये ए है 1 2 4 एंड 7, और बी हमारे पास है सेट 1 2 4 और 7, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और तमाम एलिमेंट्स सेम भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी, तो तब हम बोलते हैं कि ए जो है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। तो इससे इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा कि कोई भी सबसेट जो होगा वो अपने आप को क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है, ठीक है, कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारे पास हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, ठीक है,
ये दोनों जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास सबसेट होते हैं किसी सेट के, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बी लेता हूँ, तो बी और फाइव जो होंगे, जो हमारे पास एम्प्टी सेट है, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, और इसके अलावा जितनी भी इसके सबसेट बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर सेट ऑफ अ सेट। पावर सेट ऑफ अ सेट। सो पावर सेट क्या होता है, बेसिकली पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास तमाम सबसेट मौजूद होते हैं किसी भी सेट के। ठीक है, कोई सेट ए है तो उसके पावर सेट जो होगा हमारे पास, वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के तमाम पॉसिबल जो सबसेट्स होंगे वो कंटेन करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है ए हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा सिंगल्टन सेट 1, सिंगल्टन सेट 2, इसके अंदर 5 भी है। ठीक है, और उसके बाद सिंगल्टन सेट 3 हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद 1 2 1 3 1 3 एंड 1 2 3 यानी कि ए। तो ये देखें हमारे पास जितने भी पॉसिबल सबसेट 5 था, सिंगल्टन सेट तीनों आ गया, उसके बाद 1 का 2 के साथ, 1 और 3 के साथ, और 2 और 3 का रहता है। ठीक है, तो 2 और 3 का भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास, और इसके बाद ए पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, अब 5 और ए जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, और बाकी तमाम जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए के, और ये तमाम जो जितने भी पॉसिबल सबसेट हों, ठीक है, उनको मिलाकर हमारे पास जो सेट बनता है वो क्या होता है, पावर सेट। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है बुक में, एग्जांपल 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हम किसी एक को चेक कर लेते हैं, एग्जांपल 4 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल आपने देख लेनी है, बिल्कुल सिंपल ही है। सो एग्जांपल 4, तो एग्जांपल 4 हमारे पास क्या है, b इक्वल्स टू 1 2 3, बल्कि ये वही वाली एग्जांपल है जो अभी हम कर चुके हैं, उसमें सिर्फ 4 है। खैर चलो कर लेते हैं फिर इसको। ये हमारे पास है 1 2 3, तो इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट 1, सिंगलेटन सेट 2, सिंगलेटन सेट 3, सेट 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। तो ये हमारे पास आ गए पावर सेट ऑफ बी। अब हमें कोई भी सेट गिवन है तो हम उसको देख के भी बता सकते हैं कि इसके कितने पॉसिबल पावर सेट्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास कोई भी सेट गिवन होगा उसका ऑर्डर आपने चेक करना है कि उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो 2 की पावर में वो ऑर्डर लिख लेंगे हम। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सेट 1 2। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। अब इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो अब n ऑफ पावर सेट ऑफ b। ठीक है, n बेसिकली जो है ना यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे भी हम पहले हम ऑर्डर ऑफ b लिख लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ b हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ b हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ द सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है
कि इसके पावर सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो 4 आएंगे, ठीक है। एक और हम चेक कर लेते हैं सेट, ये हमारे पास है 1 2 3 एंड 3, ठीक है। तो इसका आर्डर हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी जो होगा, सॉरी पावर सेट ऑफ सी जो होगा हमारे पास, उसके एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो 2 की पावर 3 होगी, ठीक है। ये 3 ऑर्डर, तो 2 पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8। अब यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो इस तरह आपने चेक कर लेना है, ठीक है, कि कोई भी अगर हमारे पास सेट गिवन है, कोई भी सेट गिवन है, उसका ऑर्डर चेक करना है 2 की पावर, वो ऑर्डर हमारे पास अगर लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा ऑर्डर ऑफ दी पावर सेट ऑफ अ सेट, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास होता है बेसिकली हम जब भी किसी सेट से डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमेशा सब सेट होता है किसी बड़े सेट का, ठीक है। क्या होता है हमारे पास किसी हमेशा जो है ना वो किसी बड़े सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो वो जो बड़ा सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है। जब आप एलिमेंट्री लेवल पे होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे हम क्या करते हैं अरिथमेटिक को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम होल नंबर के साथ डील कर रहे थे तो हमारे पास जो है होल नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है होल नंबर्स के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे पास डील हमने करना होता है नेगेटिव नंबर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन के साथ भी हमने डील करना होता है। तो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं यूनिवर्सल सेट के तौर पर जो है ना हम उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट्स की बेसिकल डेफिनेशंस होती हैं वो हमारे पास टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें पता चलता है कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम यहीं पे आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी बात लेक्चर के दौरान आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।